जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन के कुछ निम्न बिंदु इस प्रकार हैं जिन पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आपदा से आशय व प्रकार, प्राकृतिक आपदाएं, मानवीकृत आपदाएं, सामान्य मानवीकृत आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। आपदा से आशय एवं प्रकार। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अतः वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटती हैं और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती आपदाएं हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद, रासायनिक संकट, पर्यावरणीय संकट आदि। आपदाएं खतरा क्यों हैं? आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। जैसे भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से है। 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से उड़ीसा के घनी आबादी वाले तटीय जिलों में आया। 2 से अधिक दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। 10 मीटर की ऊंचाई तक लगभग लहरें उठी और 20 किलोमीटर तक भीतरी प्रदेशों में प्रवेश कर गई। इस तूफान ने विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। मार्ग में आने वाली सभी चीजें, मनुष्य, मवेशी, घर, वृक्ष, फसलें, बिजली, सड़कें आदि नष्ट हो गई। अतः आपदाएं कठिनाई पैदा करती हैं, विकास से प्राप्त लाभों को क्षति पहुंचाती हैं और हम विकास के क्षेत्र में कई वर्ष पीछे खिसक जाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी मानवीकृत आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट आदि को ले सकते हैं। आपदाएं जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, उनमें सूखा, ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि हैं। महामारी, जल खाद्य आधारित रोग, संक्रामक रोग इत्यादि। औद्योगिक प्रौद्योगिक घटनाएं, इन्हें हम मानवकृत आपदाएं भी कह सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले हम देखें, सूखा सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से 25% या उससे ज्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की परिस्थिति बनी रहे। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया है। सूखा आपदा के लिए कुछ उत्तरदायी मानवीय कारक भी हैं, जिसमें प्रमुख हैं भूमि प्रबंधन की उपेक्षा, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब और टैंकों की उपेक्षा, सामुदायिक वनों का विकास, वन विनाश से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना आदि। भारत में सूखा आपदा के प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिनमें प्रति 2 वर्षों में सूखा पड़ता ही है। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में भी लगभग 3 वर्षों के बाद सूखा पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटका तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन 4 वर्षों में सूखा पड़ता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बिहार आदि में प्रति 5 वर्ष में 1 बार सूखा पड़ता है। सूखा आपदा के कुछ निम्नलिखित प्रभाव हैं। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं, बच्चों
और खेती से जुड़े मवेशियों पर पड़ता है। सूखा लोगों की पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने के लिए विवश कर देता है। सूखा पड़ने पर फसल का न होना एक सामान्य घटनाक्रम है। सूखा आपदा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? कुछ तो प्रयास किए जा सकते हैं जिससे सूखा की जो अवधि है उसको हम कम करें। उसके लिए सबसे पहले सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए। दूसरा, जल संग्रहण को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सूखे से असुरक्षा को कम करता है। आजीविका आयोजना के अंतर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों से गैर काष्ठ तथा उपज संग्रह इकट्ठा करना, बकरियां पालना, बढ़ई का काम करना आदि शामिल हैं। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर आती है बाढ़ आपदा, जिससे आप सभी परिचित हैं। किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव जिससे जलधन की अपार क्षति होती है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। भारत की विशालता और भौतिक विविधता के कारण यहाँ बाढ़ एक सामान्य आपदा है। बाढ़ के लिए कुछ प्रमुख उत्तरदायी कारण है बच्चों। बांध, तट बांध एवं बराज का टूटना, नदियों में गाद की दर बढ़ना, भूस्खलन होना आदि। भारत में तटबंध टूटने, बांध टूटने और बराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है। अविवेकपूर्ण तरीके से तटबंधों का निर्माण होने, पुराने व जीर्ण हो रहे बांधों के कारण बाढ़ों का खतरा निरंतर बढ़ता रहता है। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की मिट्टी और गाद पानी के साथ घुलकर व बहकर मैदानों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में जमा हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरयू नदियों से प्रतिवर्ष 10 लाख घन फुट मिट्टी जल के साथ बहकर उत्तर प्रदेश के मैदानों में जमा हो रही है और ये कार्य लगातार चल रहा है। इससे नदियों का तल उठ रहा है और उनकी जल सतह ऊपर उठ रही है। अब प्रतिवर्ष इनकी ये धारा ही बाढ़ का रूप धारण कर रही है। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए औसतन 60,000 घन मीटर मलबा निकलता है। हिमालय क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़क निर्मित एकत्रित मलबा भी बाढ़ों को आमंत्रित करता है। भारत में बाढ़ आपदा के क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। भारत के पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में बाढ़ का आना एक वार्षिक क्रिया है। इसके परिणाम मानव व पशु सभी को भुगतने पड़ते हैं। बाढ़ आपदा एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले देखेंगे हम भौतिक क्षति होती है। भौतिक क्षति से तात्पर्य तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुंचती है, जान माल को खतरा होता है। तेज गति से बहने के कारण पानी भूस्खलन की स्थिति पैदा करता है। मृत्यु तथा जन स्वास्थ्य, बाढ़ में डूबने से मनुष्यों एवं मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण तथा मलेरिया जैसे रोगों का फैलाव आम बात है। इसके अलावा जल आपूर्ति में व्यवधान होता है। फसलें एवं जो खाद्य फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं और इसके अलावा मिट्टी की संरचना में भी परिवर्तन होता है। बाढ़ आपदा को कैसे हम कम कर सकते हैं या इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। दूसरा, नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तीसरा, मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जा सकता है। तटबंधों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए एवं नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम एक और प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसे हम भूकंप कहते हैं और भूकंप से आप सभी परिचित भी हैं। भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा
भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन होता है। यह कंपन तरंग के रूप में होता है। जैसे जैसे ये तरंगे केंद्र से दूर जाती हैं, उसकी शक्ति एवं तीव्रता का ह्रास होता है। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों एवं हलचलों का अनुभव यही होता है। भूकंप केंद्र से जो लहरें प्रसारित होती हैं उन्हें भूकंप लहरें कहते हैं। भूकंप की तीव्रता और परिमाण का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं। इनके खिसकने अथवा फैलने से ही भूकंप आता है। जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं पर्वत बनते हैं और जहाँ से बाहर खिसकती हैं वहाँ नई सतह का निर्माण होता है। देश में सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र हैं यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं हिमालय, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत शामिल है। इसके अतिरिक्त कच्छ तथा कोंकण तट भी अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ सामान्यतः कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। भूकंप के दुष्प्रभाव को हम कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण कार्य के लिए भवन संहिताएं और मार्गदर्शन निर्देश प्रकाशित किए हैं। भवन का निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका निर्धारित उपनियमों के अनुसार नक्शों की जांच करती है। वास्तुकारों, बिल्डरों, ठेकेदारों, डिजाइनरों, पैसा लगाने वाले एवं सरकारी अधिकारियों, मकान मालिकों के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। इसके बाद बच्चों, भूस्खलन आपदा, जिससे हम समझ सकते हैं जब चट्टानें खिसकती हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है भुरभुरी होती है और अधिक बाढ़ से कभी वहाँ पर कुछ ऐसा निर्माण कार्य चल रहा हो, उसके वजह से भी जब वहाँ पर किस चट्टानों को तोड़ने का काम होता है तब उसके लिए जो ब्लास्ट होते हैं उसकी वजह से कभी कभी भूस्खलन आपदा जैसी स्थिति बन जाती है और आगे और पीछे कभी भी वो भूस्खलन हो सकता है। चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपनी भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के कारण निम्नलिखित हैं। यद्यपि भूस्खलन धीरे धीरे होता है, फिर भी आकस्मिक स्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। भूविज्ञान, जल विज्ञान, वनस्पति आच्छादन, क्षेत्र का पूर्व इतिहास और प्रभाव संबंधी जानकारी का प्रयोग करके भूस्खलन की उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टानें एवं मिट्टी खिसकने लगती है। यह अधिक खतरनाक होती है। तीव्र चक्रवातों एवं झंझावातों का आना भी भूस्खलन को जन्म देता है। भूस्खलन के भारत में निम्नलिखित क्षेत्र हैं जहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा आता है। अत्यधिक प्रवण क्षेत्र, देखें इसमें अस्थिर हिमालय पर्वत की युवा श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों को जिनमें सड़क और बांध निर्माण आदि शामिल हैं, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक प्रवण क्षेत्र अत्यधिक वृष्टि व मेघ प्रवण क्षेत्रों से मिले हैं। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम राज्य को छोड़कर इसी क्षेत्र में शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानें और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। भूस्खलन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है बच्चों, भौतिक क्षति होती है, जान माल की हानि होती है। इससे हमें बचने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य तथा विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए।
दूसरा, पहाड़ी डालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सड़कों, सिंचाई, नहरों आदि के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध न हो सके। चौथा है, भूमि के नीचे बिछाए गए पाइपलाइन केबल्स लचीले होना चाहिए ताकि वे भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना आसानी से कर सके। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना। ऐसा करने से मिट्टी की ऊपरी परत निचली परत के साथ जुड़ जाती है। अत्यधिक अपवाह और भूक्षरण को भी इससे रोका जा सकता है। बच्चों, हम सुनामी आपदा के बारे में जानेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है इन्हें। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। जल तरंग की गति अथले समुद्र में कम और गहरे समुद्र में ज़्यादा होती है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम। उथले समुद्र में किनारों पर इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। इससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। सुनामी आपदा के कुछ कारण इस प्रकार हैं। समुद्र का जल कभी भी शांत नहीं रहता। समुद्री जल में हलचल होना स्वाभाविक है। भूकंप और ज्वालामुखी का समुद्री क्षेत्रों में आना ही सुनामी आपदा का प्रमुख कारण है। सुनामी आपदा के प्रमुख क्षेत्र बच्चों इस प्रकार हैं। विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्र सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र हैं। सुनामी आपदा के क्षेत्रों में प्रमुखतया प्रशांत महासागरीय तट, जिसमें हम अलास्का, जापान, फिलीपीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया आदि तथा हिंद महासागरीय तट, म्यांमार, श्रीलंका एवं भारत सम्मिलित हैं। समुद्री तट पर पहुंचने के पश्चात सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं। इससे समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है तथा बंदरगाहों, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। समुद्र तट पर जनसंख्या का सघन बसाहट होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक नुकसान पहुँचाती है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से लगभग 50 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना भी आसान नहीं है। अकेले भारत में 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। सुनामी आपदा से बचने का क्या प्रयास किया जा सकता है बच्चों? चूँकि ये प्राकृतिक आपदा है, किंतु फिर भी हम कुछ तो ऐसे उपाय कर ही सकते हैं। जैसे सुनामी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में तीव्रता से घटित होती है। इससे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछुआरों एवं समुद्री पौधों की रक्षा की जा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद बच्चों हम मानवीकृत आपदाएं जो मनुष्य की गलतियों से होती है, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे आणविक, जैविक एवं रासायनिक आपदा। आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से मानव जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाया है विज्ञान ने। हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम भोपाल के ही निवासी हैं। रासायनिक गैस रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल में घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है।
यह त्रासदी एक प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम थी। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अधिकृत उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से रात लगभग 12 बजे ऋषि और हवा के साथ बह गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे लगभग 3600 लोग मरे और अनेक रोगग्रस्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बमों का उपयोग किया जाना विश्व इतिहास की भीषणतम त्रासदी है। बच्चों, कुछ ऐसी सामान्य मानवीय आपदाएं हैं जिनमें हम आग, सड़क व हवाई घटनाएं एवं महामारी को ले सकते हैं। आग के बारे में आप सभी जानते हैं, यह बहुत खतरनाक होती है। चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि सभी प्राकृतिक आपदाओं को मिलाकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कहीं अधिक लोग आग में जलकर मर जाते हैं। घर में आग की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए। घर में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और इस्तेमाल करना सीखें। तीसरा, जब घर से बाहर जाएं तो बिजली और गैस के सभी उपकरणों को बंद कर दिया जाना चाहिए। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाए जाएं। अलमारी अथवा फर्नीचर लगाकर घर या कमरे का प्रवेश मार्ग बंद नहीं करना चाहिए। घर में तरल पदार्थों, रसायनों, गैस सिलेंडरों जैसी जोखिमपूर्ण सामग्री का भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाएं, जो एक नियमित आपदा कह सकते हैं हम इसे। सड़क व्यवस्था बेहतर संपर्क और सेवा के लिए बनाई जाती है, लेकिन वाहन चालकों की जल्दबाजी व लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहले बच्चों, यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तेज गति से गाड़ी चलाई जाती है। तीसरा, शराब पीकर भी लोग गाड़ी चलाते हैं। वाहनों तथा सड़कों के रखरखाव में कमी होने के कारण भी कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, अपनी लेन में चलने के नियम का पालन करना चाहिए। सड़क संकेतों की जानकारी होना चाहिए एवं उनका पालन भी करना चाहिए। बारिश के मौसम वाहन चलाने में सावधानी रखें। वाहन चलाते समय गति को अचानक तेज या कम ना करें। रेल दुर्घटनाएं रखरखाव की कमी, मानवीय त्रुटि अथवा तोड़फोड़ की कार्यवाही के कारण पटरी से उतरने से होती हैं। इसके लिए हमें कुछ सुरक्षा के उपाय अपनाना चाहिए, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल एवं स्विंग बैरियर का ध्यान रखें। उनके नीचे से निकलकर क्रॉसिंग को पार नहीं करना चाहिए। यदि क्रॉसिंग पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है तो पटरी पार करने से पूर्व वाहन से उतरकर पटरी के दोनों तरफ दृष्टि डालें। ज्वलनशील सामग्री लेकर रेलगाड़ी में नहीं चलना चाहिए। हवाई दुर्घटनाएं भी हमारे देश में कभी कभी विश्व स्तर पर हमने देखी है, लेकिन अब तो थोड़ी सी कम हो गई हैं। आपदा प्रबंधन भी एक ऐसा विषय है जिसके जरिए आने वाली आपदाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है या लोगों को सतर्क भी किया जा सकता है। पहले से तैयारी में हम क्या कर सकते हैं? पहले से तैयारी में हम सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा दे सकते हैं लोगों को। समुदाय, स्कूल, व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए, प्रशिक्षण अभ्यास के जरिए लोगों को हम सतर्क कर सकते हैं। असुरक्षित समूहों की पहचान के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। अनिवार्य सेवाएं जैसे सड़कें, संचार संबंधों की पुनः शुरुआत की जाए। आश्रय या अस्थायी आवास सुलभ कराए जाएं। आर्थिक सहायता दी जाए ऐसे लोगों को एवं उनके लिए रोजगार के अवसर भी ढूंढे जाएं। रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी कुछ योजनाएं की जा सकती हैं। आपदा रोधी भवन बनाना,
सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना। बच्चों, अब पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है बच्चों आपको ये पाठ आपदा प्रबंधन एवं आपदाएं जो हमारी प्राकृतिक हैं या मानवीकृत हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। धन्यवाद।